आज अपन शुरुआत करेंगे मौर्य काल की। तो देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका लेसन है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की कि निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है। निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में एक, मुद्रा राक्षस में एक, महाभाष्य में एक, परिशिष्ट पर्वेन में है। तो किस में है बताइए। तो ये आपका सभा का उल्लेख है वो महाभाष्य में आएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धर्मराज जी का स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक ने, कनिष्क ने, मीनांडर ने, हर्ष ने। तो सारनाथ में धर्मराज जी का स्तूप का निर्माण करवाया था, किसने कराया बताओ। दूसरे में आएगा आपका अशोक ने करवाया था। अगला ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है ये। तीसरी क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि माप की इकाई थी। धरण, करस, निवर्तन, विशोप, कौन थी बताइए कि भूमि माप की इकाई थी। तो क्या आएगा उत्तर बताइए। तीसरे में इसमें आएगा निवर्तन। भूमि माप की इकाई क्या थी, निवर्तन थी। अगली बात करें, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे, ठीक है ना, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है कि सिकंदर महान का उल्लेख किया गया है प्लिनी द्वारा, जस्टिन द्वारा, स्ट्रोबो द्वारा, मेगस्थनीज द्वारा। किसके द्वारा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया गया है। तो बताइए इसमें क्या आएगा। तो चौथे में आएगा जस्टिन। जस्टिन है, उन्होंने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5वें नंबर का क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो बचपन में चाणक्य को किस नाम से जानते थे बताइए। 5 में तो विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखो 6वें नंबर का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। चंद्रगुप्त मौर्य संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो मुख्य इसमें कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें आएगा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये। ज़्यादातर राजा के द्वारा किस तरह शासन चलाना चाहिए उसके सिद्धांत उसमें दे रखे हैं। तो डी उत्तर हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था। तो 7 उन्होंने सिद्धांत बताए थे। जो 7वां अंग है वो कौन से थे सप्तांग सिद्धांत में। जनपद ताक, दुर्ग ताक, मित्र ताक, कोष। तो 7वां इसमें कौन सा था बताना आपको। तो मित्र है वो 7वां आ जाएगा। सी उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर व्याख्या अपन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। अपन यहाँ पर लगभग 92 क्वेश्चन है, 1 घंटे में अपन का टारगेट यहाँ पूरा करेंगे। और नहीं तो अपन व्याख्या करेंगे तो 15 या 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहाँ व्याख्या नहीं कर रहे। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, बी है, सी है वो हो जाएगा इसमें उत्तर। अब देखो 8वां की बात करें, कौटिल्य कहाँ के निवासी थे। तक्षशिला के थे, पाटलिपुत्र थे, वैशाली थे, श्रावस्ती थे। तो बताइए 8 में क्या जाएगा, तक्षशिला के निवासी थे। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस प्राचीन नगर के अवशेष कमरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कमरहार स्थल से, वैशाली से, पाटलिपुत्र से, कपिलवस्तु से, श्रावस्ती से। तो बताइए इसमें क्या आएगा 9 में। तो इसमें आ जाएगा पाटलिपुत्र से, और पाटलिपुत्र आ जाएगा इसमें। अगला देखो आप 9 हो गया। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है ये। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती का, वाराणसी में। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा। इसमें आ जाएगा बी, पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ था, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
317 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। तो बताइए इसमें क्या उत्तर हो सकता है 11वें के अंतर्गत, सोच के बताओ। तो 305 ईसा पूर्व में। तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या है कि पराजित किया था। 12वां क्वेश्चन है मिलान वाला स्थान है स्मारक या भग्न अवशेष है। तो देखो इसको आपको मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लो। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप ये क्या गई, एक बात छोड़ दोस्तों, इधर कर देता हूँ उसको, ये लो। स्थान है इधर, ये जो भग्न अवशेष है या स्मारक अपन कह सकते हैं। देखो ये लो। तो इसमें देखो आप कौशाम्बी है, ठीक है। तो कौशाम्बी को किसी मिला होगा सोचो। तो देखो कौशाम्बी है गोसीताराम स्थान से संबंधित, ठीक है ना, या भग्न अवशेष है। कौशाम्बी मतलब गोसीताराम मठ से। अगला है कुशीनगर। कुशीनगर है रानाबर स्तूप से, किससे, रानाबर स्तूप से। सारनाथ है वो किससे संबंधित है, आपका धमेक स्तूप आ जाएगा, ठीक है। सारनाथ किसे, धमेक स्तूप आ जाएगा। और श्रावस्ती लास्ट में अपना शहत मेहत, ठीक है ना, यानी शहत मेहत ये आ जाएगा। श्रावस्ती किसे, शहत और मेहत। तो अब देखो इसमें एम में अपन ने 2 मिलाया, तो एम में देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कुशीनगर 3 नंबर से मिलाया, तो 3 नंबर देखो इसमें भी है, लेकिन इसमें अपन ये तो पहले ही गलत हो गई, इधर तो ना ये वाले तो। और यहाँ अपने 3 आए तो 3 इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन ही बच रहा है अपन को, देखो। और सारनाथ किसे मिलाया, धमेक स्तूप, तो 1 नंबर ये रहा। फिर अपन श्रावस्ती से किसे मिला, श्वेत मेहत 4 नंबर से मिला। इसका मतलब अपना सी उत्तर है, बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अगला देखो 13वां नंबर का क्वेश्चन है, गुजर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है। जो गुजरा है लघु शिलालेख है वो अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, यानी अशोक का नाम है इस शिलालेख पर, गुजरा लघु शिलालेख में है। तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। तो बताइए 13 में उत्तर क्या जाएगा, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर का, कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए, बौद्ध चैत्यों के द्वारा, पारसी सिखों के कारण, अशोक की शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो 14 में क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। तो ये आ जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण है, कालसी है वो प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अशोक का, इसमें देखो अपन को तो देखना पड़ेगा आपको। अशोक के निम्न अभिलेख में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, यानी धार्मिक रूप से पूरी तरीके से सहिष्णु के प्रति, सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों का पालन करने वाला, ठीक है ना। तो सहिष्णुता के प्रति समर्पित है, कौन सा वो अभिलेख है। तो इसमें सीधा ये आ जाएगा शिलालेख है, 12वां है वो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका। अगर आप उधर देख लेना है तो। अब देखो 16 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है कि टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे, कहाँ का शासक था। जो टोलेमी या टालेमी कह सकते हैं, फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे वो कहाँ का शासक था। साइरोन का, मिस्र का, मकदूनिया का, सीरिया का। सोचो क्या आएगा 16 के अंदर रहते। मिस्र का शासक था कौन है, टोलेमी फिलाडेल्फस है वो मिस्र का शासक था। अगला क्वेश्चन देखो 17वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसने अशोक को मातृ देवी का उपासक बताया, स्मिथ ने, पंतजलि ने, तारानाथ ने, फ्लीट ने। तो 17 में आ जाएगा तारानाथ ने क्या कहा, अशोक को मातृ देवी का उपासक बताया, किसने, तारानाथ। अगला देखो क्वेश्चन 18वां। क्वेश्चन 18वां है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है।
कौटिल्य अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगस्थनीज की इंडिका में, कि मौर्य काल में समाज का विभाजन 7 वर्गों में किया गया था। ये किस में उल्लेख किया गया? तो आप इसमें बताओ क्या आएगा 18 में। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें ये उल्लेख मिलता है, डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन, ये क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट, बीच में क्या गया ये, अरे 1 मिनट दोस्तों, ये क्या गया, बीच में आ गया ना, ये गड़बड़ कर दिया, का दब गया, ये लो, अब तो सही आ रहा ना इसमें। देखो यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए, निम्नलिखित कौन से स्रोत मौर्य नगर प्रशासन को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो नगर प्रशासन के बारे में प्रस्तुत करता है मेगस्थनीज की इंडिका की, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र, विशाखदत्त मुद्रा राष्ट्र, अशोक का अभिलेख। तो नगर प्रशासन के बारे में बता रहे, कौन बताए, ये मेगस्थनीज की इंडिका है और नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, ये आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो 20वां, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, सीता क्या है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय, एक उसर भूमि। तो बताओ क्या आ जाएगा, बीच का अंतर का सोच के बताओ। तो इसमें सी आ जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, ठीक है ना, कर लेते थे, सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, तो सी उत्तर आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन 21 नंबर की, देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समारता था, यानी व्यवहारिका था, अंतपाल था, प्रदेष्टा था। तो बताइए क्या आ जाएगा, राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आप इसमें बताओ क्या आ जाएगा, समारता, यानी राजस्व संभालता, ये याद रख लीजिए, समारता संभालता संभालता संभालता, इस तरह याद रह जाएगा, संभालता था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है मौर्य युगीन अधिकारी तोल मान का प्रभारी था? तोल मान का अधिकारी, यानी पोताव, यानी पोताव अध्यक्ष, पणे अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सुन्ना सुन्ना अध्यक्ष, क्या आ जाएगा बताओ। उसमें को माप तोल का काम करता था, वो उसका अध्यक्ष है, ऊपर बारी वो क्या कहलाता है भाई, इसमें क्या उत्तर हो सकता है? तो पोतवा अध्यक्ष है, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये इसमें उत्तर ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, अशोक निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? कि दोबारा प्रश्न को देखो, अशोक का निम्नलिखित में कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? रोमिंदे स्तंभ लेख अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, और आगे देखो आप सासाराम लघु शिलालेख और एहरोर लघु शिलालेख। तो अब आप सोच को बताओ क्या आ जाएगा इसमें। देखो दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कि अशोक निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो इसमें आएगा निगाली सागर स्तंभ लेख, क्या आ जाएगा, निगाली सागर स्तंभ लेख, बी उत्तर इसमें आ जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए ये लो, क्वेश्चन है कि मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटियोकस द्वितीय, एंटीगोनस यानी गोनाटस, मगस, टोलेमी द्वितीय, कौन थे? तो इसमें बताओ क्या आ जाएगा। तो इसमें एंटीगोनस गोनाटस आ जाएगा, और मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था, ठीक है ना, एंटीगोनस गोनाटस, ये इसमें आ जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 25वां नंबर, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? कि मौर्य काल है, तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? केवल ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मण और वेश्यों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रियों और वेश्यों के लिए।
कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र किन वर्णों के लिए खुले थे, ये आपको बताना है। तो 25 में उत्तर क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा डी, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। अगला 26वें नंबर का क्वेश्चन देखो, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रहण के धर्म का अंग माना है। भाई कम खर्च करना चाहिए, ठीक है ना, और अल्प संग्रहण, ज़्यादा संग्रहण नहीं करना चाहिए किसी का चीज़ का। तो उसमें किस शिलालेख में ये बात की गई है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सातवें में, सोचो क्या आएगा उत्तर। तो 26वें के अंदर आ जाएगा तीसरे शिलालेख में ऐसी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, ये देखो, किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। कि कौन से ऐसा इतिहासकार जिसने शिलालेख में अशोक के जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। ये बात किसने की, फ्लीटे, वी.एस. स्मिथ, आर.सी. मजुमदार, राधा मुखर्जी। क्या आएगा बताओ, 27 में सोच के बताओ। इसमें आएगा फ्लीटे। फ्लीटे ने कहेगा कि शिलालेख के अनुसार अशोक जिस धर्म का प्रतिपादन किया हुआ वस्तुतः राजधर्म था, ये बात की थी, फ्लीट आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 28वें नंबर का क्वेश्चन देखो, मौर्य काल में दंड विधान थी। मौर्य काल में दंड विधान थी, काफी कठोर, अत्यंत नरम, काफी लचीली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताओ। देखो मौर्य काल में ज़्यादा चोरी डकैती वो नहीं होती थी, ठीक है ना, एक मजबूत प्रशासन था। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा, 28 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। काफ़ी कठोर था तभी तो क्या है कि चोर है, डकैती जो चोरी करने वाले हैं वो नहीं कर पाते थे। तो काफ़ी कठोर आ जाएगा इसमें, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ किन स्तंभ को शीर्ष का है। कि निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ किन स्तंभों पर शीर्ष यानी पर शीर्ष का है। कि शेर है उसका शीर्ष किस स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ एक, सांची के स्तंभ में, कोलुआ स्तंभ एक, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में, कौन से में बताओ। कि शीर्ष पर क्या है, शेर है, ठीक है ना, वो बताना आपको। तो क्या उत्तर हो सकता है, सोचो इसमें, सोच के बताइए क्या आएगा। तो इसमें देखो शीर्ष पर सारनाथ की स्तंभ भी शेर है, सांची के स्तंभ पर भी है, कोलवा स्तंभ पर भी है, और लोरिया नंदगढ़ स्तंभ पर भी, चारों पर है, ठीक है ना। तो इसमें डी उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है 30 नंबर की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुद्र के समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था। समुद्र से समुद्र तक यानी बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था। नंद था, मौर्य था, सातवाहन था, गुप्त था। तो इसमें आ जाएगा मौर्य आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। मौर्य था जो समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था। एक एकीकृत साम्राज्य था ये। और अब देखो 31 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की। इन्हें आपको ये बताना है कि किस अभिलेख में अशोक ने कर है उसको छूट दी गई थी, कि रियायती यानी कम कर दिया गया था, वो कौन सा आपको अभिलेख है वो आपको बताना है इसमें। देखो ये लो, लघु शिलालेख सासाराम, बाबरू विराट लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, शिलालेख 12वां। तो क्या आएगा इसमें उत्तर क्या आ जाएगा बताओ। तो इसमें ना लुम्बिनी स्तंभ लेख, जो लुम्बिनी है ना तरह इसमें नेपाल में, तो इसमें कर के अंदर क्या है कि अशोक ने इसमें छूट दी गई थी, रियायत दी गई थी, लुम्बिनी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। अगले अपने 32 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है 32 नंबर का, अपने ऊपर यानी निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्तियों के लिए किसने दंड की व्यवस्था की थी। भाई पहले आप भिक्षु तो बन रहे हो, लेकिन भिक्षु बनने से पहले अपने परिवार बच्चों की जो है खाने पीने की व्यवस्था
पूरी करके आएगा। ऐसा ऐसा नहीं कि जंगल में निकल गया भिक्षु बनने के लिए। अगर कोई अपने पत्नी या बच्चों को छोड़कर जाता है तो उसकी सजा का प्रावधान किया था, दंड की व्यवस्था की थी अशोक ने। तो ये जो व्यक्ति किसने दंड की व्यवस्था की थी? मनु ने की थी, याज्ञवल्क्य ने की, कौटिल्य ने की थी, नारद ने की थी, किसने की थी? तो इसमें उत्तर क्या जाएगा आपके? ए हो जाएगा, मनु ने ऐसा किया था। ठीक है ना। तो इसमें 32 में उत्तर क्या जाएगा? अरे सॉरी भाई, अपन यहाँ देखो ये कौटिल्य आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मौर्य काल की बात चल रही है, अपन मनु कहाँ लगा दिया। देखो ऊपर है, पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था की, भिक्षु बनने वाले व्यक्ति किस दंड की व्यवस्था की थी? तो कौटिल्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर का क्वेश्चन। अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई? तो जो धम्म यात्रा में बिताई तो कितने रातें बिताई थी वो आपको बताना है। इसमें 356, 256, 456, 156। तो 33 में उत्तर क्या जाएगा बताओ? तो 256 है, धम्म यात्रा में बिताए थे किसने? अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखो आप 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतान है? कि ये किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतान है? वो किस अभिलेख में घोषणा की थी? लघु शिलालेख, एरोरा स्तंभ लेख 7 में, लुम्बिनी स्तंभ लेख में, प्रतक कलिंग शिलालेख में? तो बताओ कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी मेरी संतान है, ये बात किस में कही गई थी वो आपको बताना है 34 में। तो प्रथम कलिंग शिलालेख 1 में ये बात की गई थी। प्रथम शिलालेख कलिंग शिलालेख में ये बात की सभी मनुष्य मेरी प्रजा है या मेरी संतान है, ये बात प्रथम कलिंग शिलालेख में ये बात कही गई थी। देखो दोस्तों अपने इसके बाद में ये जो बाद में 17 तारीख बाद में, क्योंकि 17 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, उसके बाद में अपने नेट की जो हिस्ट्री है वो अपन पूरी कराएंगे 1 महीने के अंदर। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उसको भी आप शेयर भी कर दीजिए ताकि वो जुड़ जाए। आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पढ़ाई जाएगी, जो भी क्वेश्चन है वो हल करवाए जाएंगे। तो देखो आपका यहाँ पर समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, जैसे अन्य यूट्यूबर आपका करते हैं, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे। अब देखो निम्नलिखित में से किस राजस्व के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे? किस राजवंश के साथ सीरिया जैसे पश्चिम दूर के देशों के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे? मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। तो 35 से उत्तर किया जाएगा मौर्य है वो रखते थे। अगला क्वेश्चन देखो 36 में। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे? कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, सैनिक अधिकारी थे, न्यायिक अधिकारी थे, चिकित्सा अधिकारी थे, टकसाल अधिकारी थे? तो बताओ क्या आ जाएगा 36 में? तो इसमें जो टकसाल अधिकारी थे, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे वो टकसाल अधिकारी थे, जहाँ पर सिक्के बनते थे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, टकसाल का अधिकारी था। अब देखो आगे 37 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो किस में? आचार्य सूत्र में, भागवती सूत्र में, परिशिष्ट पर्वन में, उवास गदसाऊ में, किस में? बताइए क्या है, क्या बताओ सोच करके सोचो आप भी। इसमें 37 में उत्तर हो जाएगा यानी परिशिष्ट पर्वन में। ये जैन धर्म का है कि अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, परिशिष्ट पर्वन। अब देखो वैसे देखो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ना श्रवण बेलगोला जहाँ पर कर्नाटक में उन्होंने वहाँ पर लेकिन विदेशियाँ क्या है कि वो प्राण भी त्यागे थे, तो ऐसा भी उसका उल्लेख मिलता है। आगे देखो 38 नंबर का। अशोक के शासनकाल में भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी किए जाते थे? तो भूमि पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी किए जाते थे, राजू कहलाते थे, प्रतिवेदक कहलाते थे, धर्म महामात्र कहलाते थे, सन्निधाता कहलाते थे? सोचो क्या आ जाएगा 38 में? तो वो राजू के कहलाते थे कि
भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त संबंधी अधिकारी क्या कहते थे? राजू कहलाते थे। अगला सूची है, आपको सूची मिलान करनी है 39 नंबर के क्वेश्चन में। देखो ये लो, इधर देखो स्थान दे रखे, इधर अशोक के अभिलेखों का प्रकार दे रखा है, ठीक है। तो अब इनको आराम से आप मिलाओ कि सोचो एक बार, आप भी उनको सोच करके बताओ। इधर कालसी है, संती है, रामपुर है, पान गोरारिया है, इधर ये जो अशोक के अभिलेख के प्रकार है। तो आप भी सोचो इसमें क्या उत्तर आ सकता है 39 के अंतर्गत, सोच के बताइए। सोचो क्या आएगा। तो देखो इसमें कालसी है, ये व्रत शिलालेख है, ठीक है ना। ये याद रख लियो, व्रत कालो, कालो पत्थर व्रत बड़ो है, ठीक है ना, व्रत शिलालेख कालसी याद रह जाएगा, ठीक है। अगला देखो संति, संति मतलब लघु, संति वैसे भी छोटी होती है तो इस तरह लघु, लघु याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब अगला है रामपुरवा व्रत स्तंभ लेख, रामपुरवा रामजीवियां भी बड़ी शिला राग था, तो व्रत स्तंभ लेख, व्रत स्तंभ लेख इस तरह याद रह जाएगा। और पान गोरारिया, पान गोरारिया कहीं करता गुआ लेक, चौथा आ जाएगा इसमें, क्या है? गुआ लेक, पान खाता और गोवा लेक में जाता, ये याद रख लीजिए, पान गोरारिया गोवा लेक। तो ये अब देखो आपको पे ए में एक मिलाया, ठीक है। देखो क्या मिले अपन को, कालसी किसी व्रत शिला लेख में मिला है, कालसी 2 नंबर से, 2 नंबर देखो इसमें भी है, इसमें भी है। संति अपन किसे मिला है? 3 नंबर, 3 नंबर देखो इसमें। अब ये तो पहले कट हो गए, तो 3 इसमें। फिर देखो रामपुरवा वृद्ध स्तंभ लेख से मिले 1 नंबर, 1 नंबर देखो इसमें रहा। फिर देखो पान गोरारिया किसमें है? चौथे में ना, आपको गोवा लेख ये आ जाएगा, तो इसमें उत्तर सी आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर किस में चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया था? किस में चंद्रगुप्त को क्या है कि सकल जम्बूद्वीप का शासक है वो बताया था? अर्थशास्त्र में, महावंश में, इंडिका में, महाभाष्य में। सोचो बताओ 40 में क्या आ जाएगा। तो ये बताया था महावंश में बताया गया, चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया था, ये महावंश में आ जाएगा, आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 41 नंबर की बात करें। बिंदुसार के दरबार में मेगस्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आया था? कि मेगस्थनीज के यानी बिंदुसार के दरबार में मेगस्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आया था? डायोडोरस था, एरियन था, डायनोसिस था, डिमेक्स था? बताओ क्या आ जाएगा 41 में उत्तर, सोच के बताओ। तो इसमें डिमेक्स आया था, ठीक है ना। सीरिया के शासक प्रथम राजदूत के रूप में कौन आया था? डिमेक्स आ जाएगा। अगला देखो 42 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था? कि अशोक के साम्राज्य के दक्षिण में प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था। इशिलाक, समापाक, सत्युपुते, केतलपुते। तो क्या आ जाएगा 42 नंबर में, सोच करके बताओ आप भी। इसमें होगा इशिला आ जाएगा कि कौन सा अशोक साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था। तो इसमें आ जाएगा आपका इशिला, ए उत्तर आ जाएगा। अब देखो 43 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? कि किस स्थल से स्तूप के अवशेषों पर अशोक की पाषाण उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? सांची, अमरावती, देहर कुठार, कनगली। तो बताओ क्या आ जाएगा इसमें 43 में? इसमें आ जाएगा कनगली आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। कि इस स्तूप के अवशेषों का अशोक की पाषाण उद्धृत प्रतिमा के नाम के साथ प्राप्त हुई है, कनगली इसमें आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखो शक यानी शक लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल में से स्तूप अवशेष प्राप्त हुई है। बरहुत से, देहुर कुठार से, अमरावती से, सांची से। तो 44 में उत्तर क्या जाएगा? बताओ सोच करके बताइए आप भी।
कि शंख लिपि के लेख में निम्नलिखित स्थलों में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुए है। तो 44 में सोच करके बताओ। देखो एक तो भरहूत आ जाएगा और एक इसमें सांची आ जाएगा। तो 1 और 4 किसमें इसमें है, देखो ये कि शंख लिपि के निम्नलिखित में स्थल में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुए, एक तो भरहूत में एक सांची में। तो ये उत्तर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगले 45वां क्वेश्चन है, मेगस्थनी के अनुसार भारत में काल नहीं, ये देखो इधर है, मेगस्थनी के अनुसार भारत में काल नहीं पड़ता था और नहीं यहाँ दास प्रथा की थी। ये पॉइंट दे रखा है, देखो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। मेगस्थनी के अनुसार भारत में काल नहीं पड़ता था और नहीं यहाँ दास प्रथा की, ना उल्टा कह दिया यहाँ पर बिल्कुल भी। उसने पांड्य राज्य में 300 क्या, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ निकाल देता हूँ कि उसने पांड्य राज्य में 365 ग्राम बताया और यहाँ की शासिका पांड्य यानी पांड्या को ही बताया और पाटलिपुत्र के सैन्य और नगरीय प्रशासन को विस्तृत विवरण कौटिल्य देते हैं। और देखो मेगस्थनीज के अनुसार भारतीयों के पास लिखित कानून था। अब आप सोचो इसमें से क्या आ सकता है कि उपयुक्त असत्य कथन है, वो उसे निम्न में से असत्य कथन है, वो आपको बाहर करना कौन से असत्य है इसमें, ठीक है ना, वो बताने आपको। तो इस 45 में उत्तर क्या आ सकते हैं, सोच के बताओ। देखो यहाँ प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, ये सत्य है क्या सत्य पूछा है। यहाँ पर कई बार अपन सत्य के बारे में सोच लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर सोचो ये सत्य कथन कौन कौन से है इसमें, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है। देखो इसमें आप एक बार जो ऊपर का क्या बताया उन्होंने कि एक ऑप्शन था ना ऊपर, जो ऊपर इसमें दे रखा था कि मेगस्थनी के अनुसार भारत में काल नहीं पड़ता था और नहीं या दास प्रथा थी, ठीक है ना, नहीं यहाँ की दास प्रथा की, नहीं तो काल प्रति नहीं यहाँ पर दास प्रथा थी, ठीक है ना। तो ये बात एकदम सही है। और उसने पांड्य राज्यों के 365 ग्राम बताया, ठीक है ना, और यहाँ की शासिका पांड्या को भी बताया, ठीक है ना, ये दोनों सही है। अब देखो यहाँ पर गलत कौन और कौन से हो रहे हैं, पाटलिपुत्र के सैन्य और नगर प्रशासन का विस्तृत इवेंट कौटिल्य देते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है ना, तीसरे वाले। अब चौथा देखो इसमें मेगस्थनी के अनुसार भारतीयों के पास लिखित कानून थे, लिखित तो कहाँ थे, है ना। तो ये इसमें 3 और 4 बिल्कुल ही इसमें गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है भाई, अपन कौन सा चुन लिया। तो इसमें अपन है ये बी उत्तर आ जाएगा इसमें, ये गलत है बिल्कुल ही। तीसरा और चौथा कि पाटलिपुत्र सैन्य नगर और प्रशासन का विस्तृत विवरण कौटिल्य देते हैं, ये बात गलत है। और मेगस्थनी और भारती के पास लिखित कानून नहीं कानून था, तो ये भी बात गलत है। तो 3 और 4 इसमें गलत होएगा, बी उत्तर इसमें आ जाएगा। तो 45 में बी उत्तर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में परिहार शब्द प्रयुक्त है। भूमि मापन से संबंधित, जनगणना से संबंधित, भूमि स्वीकृति, करों में छूट। तो परिहार शब्द से मतलब क्या है बताइए, सोच के बताओ। 46 में क्या आ सकता है, आप भी सोचो। तो इसमें देखो आपका आ जाएगा करों में छूट, ये परिहार शब्द प्रयुक्त किया गया है। अशोक के किस स्तंभ पर सभी ने 7 अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के किस स्तंभ पर सभी 7 अभिलेख मिलते हैं, कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस पर सातों के सातों स्तंभ अभिलेख मिलते हैं, ठीक है ना। अशोक के दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, सारनाथ, रुक्मिणीदेवी। तो इसमें भी उत्तर हो जाएगा 47 में। दिल्ली टोपरा में 7 अभिलेख है वो मिलते हैं, इस पर एकमात्र एक यही है जिस पर अशोक के स्तंभ पर 7 अभिलेख मिलते हैं दिल्ली टोपरा में, बाकी पर नहीं मिलते हैं 7 के साथ। अब देखो अगला 48वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ प्रशासनिक विभागों को उल्लेख किया है। तो बताओ अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ या प्रशासनिक विभागों का उल्लेख किया है जो कौटिल्य ने किया था ना। तो 48 में उत्तर आ जाएगा आपका 18। अगला क्वेश्चन ये है कि मौर्य शासनकाल में पिंडगर एक कर था,
मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। श्रमिकों के बदले में दिए जाने वाला, सिंचाई पर लगने वाला, गैर उत्पादन में लगने वाला, एक ग्राम में संग्रहित। तो 49 में ये आ जाएगा डी। एक क्या है, ग्राम में संग्रहित, ये उत्तर आ जाएगा पिंडकर का। ठीक है ना, ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यहाँ। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर का क्वेश्चन। मौर्य काल में समापा का समीकरण किसने स्थापित किया जा सकता है? मौर्य काल में समापा का समीकरण किसने स्थापित? ब्रह्मगिरी से, धौली से, गिरनार से, जोगढ़ से? बताइए। 50 में उत्तर क्या जाएगा? जोगढ़ से। कि जोगढ़ से स्थापित किए जा सकती है मौर्य काल में समापा का समीकरण। तो इसमें आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में वल्ले कुपा, है ना, वल्ले कुपा प्रथम बार प्रचलित थी? मौर्यों ने, कुषाणों ने, गुप्त ने, शुंग ने? तो किस काल में वल्ले कुपा रिंगवेल प्रथम बार प्रचलित हुए थे? तो 51 में उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्यों के शासन से संबंधित है। तो ये इसमें आ जाएगा ये। आगे देखो 52 नंबर का क्वेश्चन। किस संप्रदाय के प्रति दशरथ का झुकाव था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक, लोकायत? 52 में उत्तर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, आजीवक। किस संप्रदाय के प्रति दशरथ का झुकाव था? तो इसमें सीधा सा आ जाएगा आजीवक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला या ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी था? गोप, स्थानिक। तो किस, यानी क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा जिला और ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी था? तो ग्राम और जिले के मध्य स्तर का कर संग्रहण करने वाला था स्थानिक। बी उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका 53 में अंतर स्थानिक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये लो, ये हो गया ना। अब देखो 54 नंबर का क्वेश्चन। किसने मौर्य काल में मणिभद्र यक्ष की मूर्ति का प्राप्ति स्थल है? मौर्य काल में एक यक्ष की मूर्ति मिली है, वो कहाँ पर मिली है ये बताना आपको। बेसनगर, पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन? तो 54 में उत्तर क्या जाएगा? सोच के बताओ। तो मथुरा में मिली है। मौर्य काल में मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ पर है? मथुरा में मिली है, ये उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनापिय कहलाता था? ये कौन सा अधिकारी है वो देवानापिय कहलाता था? कुणाल, दशरथ, शालीशुक, संप्रति? तो बताओ। 55 में उत्तर हो जाएगा आपका दशरथ कहलाता था, देवानापिय कहलाता था। तो दशरथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है? पाटलिपुत्र में, श्रवण बेलगोला में, चंपा में, उज्जैनी में? तो इसमें आ जाएगा श्रवण बेलगोला है, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और सलेखना विधि से इसने क्या है कि प्राण त्याग दिया था, है ना। सले सलेखना, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ना। ये है ना आपका सलेखना विधि, सलेखना, इस तरह से लेखना विधि से मतलब वो क्या है कि भूखा रह करके प्राण त्याग दिया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन 57वां, सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था? विलियम्स जोन्स ने, सर जॉन मार्शल ने, किनिंगम ने, प्रिंसेप ने? तो 57 में उत्तर क्या जाएगा? सोचो आप भी। तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था? विलियम जोन्स। अगला देखो मिलान वाला क्वेश्चन है आपको। इधर शासक है, इधर क्या है? राजदूत है। देखो किसके समय कौन सा राजदूत के आया था ना, वो आपको बताना है इसमें। ये लो, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इधर देखो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, भागभद्र है। इधर देखो हेलियोडोरस है, डिमेक्स है, डायनोसिस है, मेगास्थनीज है। तो मिलान करने की सोचो आप भी। इसमें क्या आ जाएगा? 58 में उत्तर सोचो।
तो इसमें देखो आप 58वां जो क्वेश्चन है, इसमें देखो आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें, ठीक है, तो इसमें सीधी डाई लगा दी, डायनोसियस, ठीक है ना। इस तरह याद रख लो आप कि चंद्रगुप्त मौर्य में डायनोसियस आया था, डायनोसियस है ना, डायनोसियस इस तरह। और फिर देखो बिंदुसार, बिंदुसार की बात करें ना तो डिमेक्स या डाइमेक्स है ना, ये लगा जो बिंदुसार डाई लगा तो डाइमेक्स 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 इस तरह याद रखेगा। ये डिमेक्स भी मिलता है, डाइमेक्स मिलता है, दोनों नाम याद रखना है यहाँ पर। अगला देखो अशोक, ठीक है ना, अशोक की बात करें ना, किसकी, अशोक। देखो दोस्तों अपने एक यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर देखो गलत मिला रहे अपन। ये जो चंद्रगुप्त है, ठीक है ना, तो आपको मेगसनीज ही मिलाना है। देखो यहाँ पर मानी भूल हो जाती है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मेगस्थनीज आएगा इसमें, ठीक है, क्या आ जाएगा, मेगस्थनीज। फिर देखो बिंदुसार है, बिंदुसार है डाइमेक्स या डिमेक्स आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। अशोक है वो आ जाएगा इसमें डायन्योसिस, अशोक आ रहा है डायन्योसिस, 3 नंबर। और फिर देखो भागभद्र है वो आपका इसमें आ जाएगा हीलियोडोरस आ जाएगा। इस तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो चंद्रगुप्त मौर्य है राजदूत मेगस्थनीज, याद रखना, इंडिया लिखी था उन्होंने, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर देखो इसमें रहा, 4 इसमें भी है। बिंदुसार डिमेक्स या डाइमेक्स अपन कह सकते हैं, बिंदुसार डिमेक्स या डाइमेक्स, डाई लगा तो वो ठीक है, 2 नंबर ये रहा, इसमें 2 ये नहीं तो ये वैसे भी कट हो गया। अब देखो अशोक है, अशोक डायन्योसियस, ठीक है ना, डायन्योसियस, तो अशोक 3 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर देखो ये रहा। बागभद्र है वो हीलियोडोरस है ना, बागजरा हिले ये याद रख दीजिए, हीलियोडोरस है ना, इस तरह याद रख सकते हो। 1 नंबर ये रहा, भागते हैं तबे हिले तो हीलियोडोरस याद रह जाएगा इस तरह। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 59 नंबर का देखो आप मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला, उज्जैनी, नालंदा, वल्लभी, बताओ कौन सा था 59 में, उत्तर क्या आ जाएगा, तक्षशिला था। तो ये शिक्षा का मौर्य काल में प्रमुख केंद्र था, और वर्तमान में तक्षशिला आपको पता है कहाँ है, पाकिस्तान में ही। अब देखो अगले की बात की, अशोक के राज्याभिषेक की कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था। जब अशोक ने राज्याभिषेक किया तो कितने वर्ष बाद है, पहले 5वें, 8वें, 13वें, तो इसमें आ जाएगा 8वां, सी हो जाएगा इसमें 60वें के अंतर्गत है। तो कितने वर्ष, 261 ईसा पूर्व में ये लड़ा, ये आप याद रखना ना, 61, ये आपको 261 ईसा पूर्व, तो ये आप याद रख सकते हो। 8वें वर्ष ये लड़ा गया था। जैसे अशोक का राज्याभिषेक की बात करें तो 2 बार ऐसे आए कि देखो इसका 272 और 73 भी मिलता है, ठीक है ना, तो इसके और एक इसका 269 में भी कई बार कई किताबों में मिलता है, तो ये 8वें में भी था, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर 8वां। अगला देखो 61वां, पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है, पुंड्रवर्धन है ना, 61 में क्या आ जाएगा, उत्तरी बंगाल आ जाएगा। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है, उत्तरी बंगाल से। देखो दोस्तों कोई भी यहाँ पर गलती होने की बहुत ही संभावना कम है, फिर भी अगर कोई आपको लगे ना डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वैसे मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। अब देखिए अशोक कितने वर्ष में लुम्बिनी यात्रा की, कि अशोक ने कितने वर्ष में लुम्बिनी यात्रा की थी, 9वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, बताओ इसमें क्या आ सकता है, आप भी सोचो। कौन सा क्वेश्चन है, 62 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो बताओ इसमें आ जाएगा 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। और लुम्बिनी आपको पता ही है नेपाल को है ना, जो तराई क्षेत्र उसमें है ये, तो सी उत्तर हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, मिस्र का था, कोरित का था, मेसिडोनिया का था, सीरिया का था, तो 63 में उत्तर है क्या आ जाएगा, मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, मिस्र का था।
तुर्मे राजा था मिस्र का। ये आप में उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 64वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों में अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। एंटियोक्स ने, एंटियोक्स भी नाम मिलता है इसमें, एंटियोक भी दे रखा है, टोलेमी फिलाडेल्फ सेकंड दे रखा है, यानी अंतिकिंद भी दे रखा है, अली सुंदर दे रखा है। तो क्या आ जाएगा 64 में उत्तर सोच के बताओ। तो इसमें टोलेमी फिलाडेल्फिया द्वितीय आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसने सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो टोलेमी फिलाडेल्फ से द्वितीय ने, उत्तर आ जाएगा बी हो जाएगा 64वें के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखो 65 नंबर का क्वेश्चन। चाणक्य ने 16 नगरों को रौंद डाला तथा बिंदुसार को पूर्व से पश्चिम समुद्र तट के भूभाग का स्वामी बना दिया। उपयुक्त ये कथन किसका है बताओ। दिव्य वरदान का है, महावंश का है, दीपवंश का है, तारानाथ का है। सोच के बताओ 65 उत्तर क्या आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा तारानाथ। ये बात कह रहा है कि चाणक्य ने 16 नगरों को रौंद डाला और तथा बिंदुसार को पूर्व से पश्चिम समुद्री तट की भूभाग का स्वामी बना दिया था। ये बात की थी तारानाथ। तारानाथ सरकारी इतिहासकार है। अब देखो अशोक के किस लेख में 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है कि अशोक के किस अभिलेख में 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। कलिंग लेख में, बाबरू लेख में, धोली अभिलेख में, जोगढ़ अभिलेख में। तो सोच के बताओ इसमें क्या आ जाएगा। सोच के बताओ क्या आएगा 66 में। तो 66 में बाबरू अभिलेख आ जाएगा। इसमें भी उत्तर हो जाएगा। 67वां नंबर की क्वेश्चन की बात करें, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है। शाहबाजगढ़ी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मास की लेख, चंद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो 67 में उत्तर क्या जाएगा। तो इसमें हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 68वां नंबर का क्वेश्चन देखो, मौर्य काल में रात कार्यों के लिए अनागारों के लिए अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से प्राप्त हुआ है। कहाँ से। गिरनार का शिलालेख से, रोमिंदी लेख से, सासाराम लघु शिलालेख से, सोगरा ताम्रपट्ट से। कहाँ से बताओ। 68 में क्या उत्तर आएगा बताओ। तो इसमें आएगा सोगरा ताम्रपट्ट अभिलेख में क्या मिलता है। मौर्य काल में रात कार्यों के लिए अन्नागारों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। भाई रात जब काल पड़ता तो वो बड़े बड़े अन्नागार स्थापित करके और वो सुरक्षित उनको अनाज है जनता को देते थे। तो ये किसे सो यानी सो गोरा ताम्रपट्ट पर ये बात लिखी हुई मिलती है। अगला देखो 69 में, अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नलिखित स्थानों में नियुक्त थे। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नलिखित स्थानों में नियुक्त थे। तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, उज्जैनी, जूनागढ़, तक्षशिला, तोसली, सोपरा, उज्जैनी, तोसली। बताओ सोपरा। तो इसमें क्या आ जाएगा सोच के बताओ। अशोक के शासनकाल में कुमार जो लगा है वो स्थानों से नियुक्त मिलते हैं आपको ना, वो आपको बताना है। कौन क्षेत्र में क्या जाएगा। कुमार नियुक्त होते थे। देखो इसमें ए आ जाएगा उत्तर कौन क्षेत्र में। ठीक है ना। एक तो तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, इसको आप याद रखने हैं कि आप तक्षशिला तो याद रह जाएगा, फिर तेसी तोसली याद रह जाएगा है ना, फिर उज्जैनी है ना। तो उज्जैनी आप उजड़ जाते थे वो। ठीक है ना। तो तक्षशिला, तोसली, भाई कुमार ऐसे होते हैं मजबूत होते हैं कुमार, वो क्या कहते हैं तक्षशिला, तोसली और फिर वो उजड़ जाते थे है ना। इस तरह उज्जैनी याद रह जाएगा। अगला देखो आप ये लो 70 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित के उदाहरणों में इस समय उपलब्ध है। स्ट्रोबो, एरियन, डायोडोरस, टोलेमी। बताओ मैगजीन इंडिका किन उदाहरणों में इस समय उपलब्ध है। तो 70 में उत्तर क्या हो जाएगा सोच के आप भी बताइए। तो इसमें देखो एक तो स्ट्रोबो में मिलता है उदाहरण है ना, एक एरियन में भी मिलता है और एक डायोडोरस में भी मिलता है ना, इसमें नहीं मिलता है ये।
4 नंबर वाला, तो 1 2 3 हो जाएगा, इसमें उत्तर सी हो जाएगा। तो स्ट्रोबो ने है, एरियन ने भी किया है और डाइडोस ने भी किया है, कि इसमें आ जाए आपका कि इंडिका में उद्धरणों का समय उसमें उपलब्ध है कुछ अंश। आगे देखो 71 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था? कि ये किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था? जस्टिन ने, स्ट्रोबो ने, प्लूटार्क ने, डेमिक्स ने? तो बताइए क्या जाएगा चित्र के अंतर्गत, सोच के बताओ। प्लूटार्क ने ये बात की थी, ठीक है ना। प्लूटार्क 6 लाख सैनिकों की बात ही करता है। 72 नंबर का क्वेश्चन। अशोक कितने योजन तक धम्म विजय का दावा करता है? अशोक कितने योजन तक धम्म विजय? 500, 600, 400, 300? बताओ क्या आ जाएगा 72 में, बताओ सोच करके। तो 600 की बात करता है अशोक। कितने योजन? 600 योजन तक धम्म विजय का दावा करता है। अगला क्वेश्चन देखो 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? भाई अशोक के समय का नहीं था, बाकी 3 इसमें अशोक के समय के थे। तो देखो एंटियोक्स, थियोक्स, टोलेमी फिलाडेल्फस, मगस, डेरियस सेकंड। तो बताओ 73 में उत्तर क्या जाएगा? तो इसमें आएगा डी, डेरियस सेकंड, यानी इसमें ये नहीं था। बाकी देखो एंटियोक्स, थियोक्स, थियोस था, टोलेमी फिलाडेल्फस था और मगस भी था, लेकिन ये नहीं था। अगला क्वेश्चन 74वां। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? किस स्थानों पर वर्षभ है शीर्ष वाला अशोक स्तंभ था? सारनाथ, रामपुरवा, संगीसा, सांची? तो 74 में उत्तर क्या जाएगा, सच बताओ। तो रामपुरवा आ जाएगा इसमें, कि कहाँ वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? तो रामपुरवा इसमें आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का। बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? ठीक है ना, वो आपको बताना है। तो शिलालेख 12, शिलालेख 4, शिलालेख नहीं 6, शिलालेख बाबरू लघु शिलालेख और स्तंभ लेख संख्या 4। बताओ क्या आ जाएगा 75 में? ये लो सही कर देता हूँ मैं। 75 में बताओ, आप भी सोचो। तो इसमें आ जाएगा आपका 75 में बाबरू लघु शिलालेख में ये बात मिलती है, धम्म बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक के प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख मिलता है, बाबरू लघु शिलालेख में मिलता है ये बात के अशोक को। अब देखो 76 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? कि ऐसा कौन सा स्रोत है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, महापरिनिर्वाण सूत्र? तो बताओ क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। चिंतन में महापरिनिर्वाण सूत्र ये बात मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय मानता है, महापरिनिर्वाण सूत्र मानता है। अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताओ। 40, 15, 10, 30? सोच के बताओ क्या आ जाएगा इसमें। 77 में उत्तर क्या आ जाएगा? 30। कि मैगस्थनीज क्या है, पाटलिपुत्र नगर की एक समिति द्वारा स्थापित है, जिसमें सदस्यों की संख्या इस समिति में कितनी थी? 30 थी। ये बात क्या है, मैगस्थनीज। अब देखो अगला आपका 78 नंबर का क्वेश्चन। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5वें में, 11वें में? बताओ अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो 5वीं, 11वीं, 8वीं जातियों का उल्लेख है ना। तो देखो 8वीं जाति, 12वीं, 13वें में? बताओ। तो ये उल्लेख किया 13वें है ना, किसकी? 8वीं जातियों का उल्लेख किया, ठीक है ना, अशोक ने। किस शिलालेख में ये किया गया? तो 13वें में उत्तर आ जाएगा आपका। ये जो कौन सा क्वेश्चन है 78 है ना ये, तो इसमें ये उत्तर आ जाएगा
13वें शिलालेख में। यानी 8वीं जातियों का उल्लेख किया अशोक ने इस शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। अगला देखो, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौर्यों को पारसिक घोषित किया? स्पूनर, स्मिथ, फ्लीटे, तारानाथ। बताओ 79 में उत्तर क्या जाएगा? इसमें आ जाएगा स्पूनर। स्पूनर ने मौर्यों को पारसिक घोषित किया था, ये आ जाएगा स्पूनर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस अभिलेख में अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख करता है? कि किस अभिलेख में अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख करता है? 7वें स्तंभ लेख में एक, ये देखो क्या होकर है, फ्री हो गया कि ये देखो 7वें स्तंभ अभिलेख में एक, दूसरा अभिलेख में 12वें में एक, 13वें में, कि किस अभिलेख में अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख करता है, वो आपको बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 80वें नंबर का, सोचो आप भी। बात क्या है, धर्म विजय का उल्लेख करता है कौन सा अभिलेख अशोक का? बताओ। तो इसमें 13वां शिलालेख आ जाएगा, ये धर्म विजय का वो उल्लेख करता है, 80 में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप 81 नंबर का, ये लो, 14 शिलालेख की श्रृंखला अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उसके स्थान पर धौली जोगढ़ से प्राप्त कलिंग के प्रथम शिलालेख को उत्कीर्ण किया गया है? वो बताओ आपको। केवल 11वां और 12वां, और केवल 11वां, 12वां, 13वां, केवल 12वां और 8वां, ये जो 13वां, केवल 12वां और ये जो 13वां और ये जो 14वां। बताओ क्या जाएगा इसमें, सोचो आप भी कैसी में क्या आएगा। प्रश्न दोबारा देख लीजिए कि 14 शिलालेखों की श्रृंखला में अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उस स्थान पर धौली जोगढ़ से प्राप्त कली और प्रत्यक्ष शिलालेख का उत्कीर्ण किया गया है? धौली और जोगढ़ से प्राप्त कलिंग प्रत्यक्ष शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था, वो आ जाएगा आपका इसके अंतर्गत। सोच के बताओ क्या आ जाएगा। ये जो बी आ रहा है ना 81 में, 11वां, 12वां और 13वां, ये इसमें उत्तर आ जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया है? लोरिया नंदगढ़ स्तंभ पर, रामपुरा सिंह स्तंभ पर, दिल्ली टोपरा स्तंभ पर, शाहनाज स्तंभ पर। बताओ 82 में क्या जाएगा? लोरिया नंदगढ़ स्तंभ पर मोर का उत्कीर्ण किया गया है, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ पर। अगला देखो 83, ये लो, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में कौटिल्य के अनेक नाम का उल्लेख है? कौटिल्य के, ये थोड़ा सा यहाँ सफाई कर देता हूँ भाई। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है? अभिधान चिंतामणि में, 10 कुमार चरित में, कामंदक नीतिसार में, मुद्रा रश्क में। बताओ कि कौटिल्य के नामों का उल्लेख मिलता है। 83 में उत्तर आ जाएगा, अभिधान चिंतामणि आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखो, कौटिल्य के अनुसार स्थानीय प्रशासनिक घटक था, स्थानीय प्रशासनिक घटक था 10 ग्रामों का, 200 ग्रामों का, 400 ग्रामों का, 800 ग्रामों का स्थानीय प्रशासनिक घटक का। तो बताइए क्या जाएगा 84 में? तो 800 ग्रामों का था स्थानीय प्रशासनिक घटक था, 800 ग्रामों का कौटिल्य के अनुसार। डी उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला देखो 85 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख 12 यानी गिरनार का है गुजरात में, निम्नलिखित में से किन अधिकारियों का संदर्भ दिया गया है? तो 12वें शिलालेख में किन अधिकारियों को संदर्भ दिया गया है? धर्म महामात्र का, यानी शस्त्र अध्यक्ष महामात्र का, और राजू का प्रादेशिक का। बताओ क्या आएगा 85 में? तो इसमें आ जाएगा धर्म महामात्र और यानी सरयाय अध्यक्ष महामात्र आ जाएगा। ठीक है ना, सरयाय अध्यक्ष का। तो इसमें 1 और 2 चाहिए इसमें, तो ये रहा ए हो जाएगा इसमें। 12वें में ये बात लिखी गई है, धर्म महामात्रों को नियुक्त करना, और ये जो है श्रेय अध्यक्ष महामात्र आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगले की बात,
86 नंबर का क्वेश्चन। कुमार संवत्स का उल्लेख करने वाला अशोक का अभिलेख है। कुमार संवत्स का उल्लेख करने वाला अशोक का अभिलेख कौन सा है? 86 में उत्तर क्या जाएगा बताओ। ये लो भाई 86 का ऊपर निकाल देता हूँ। मास की, गुजरा, संति, पांडुरिया। तो बताओ इसमें उत्तर क्या हो सकता है? सोचो आप भी। ये इसमें है, ये आपका पांडुगरी आ जाएगा। क्या है? पांडुगरी क्या था? कुमार संवत्स का उल्लेख करने वाला अशोक का अभिलेख है। क्या नाम है? कुमार। कुमार ये नाम आ रहा है, संवत्स। ठीक है ना? संवत्स देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो ये नाम आ रहा है कुमार संवत्स का उल्लेख है ना, तो ये पांडुरिया में आ जाएगा इसमें। ठीक है ना? कुमार संवत्स का उल्लेख वाला अशोक का अभिलेख कौन सा है? पान गुडरिया आ जाएगा इसमें। अगला देखो आपका 87 नंबर का। बराबर नागार्जुनी गुफा शिलालेख की खोज किसने की थी? बराबर और नागार्जुनी गुफा की पांड्रे टिम्पले यानी टिम्पलेटर ने, जे.एच. हैरिंगटन ने, कार्लाइन एसीएल ने, टॉड के यानी टॉड के आर यू ने किसने की थी बताओ 87 में? सोचो आप भी। तो इसमें जे.एच. हैरिंगटन आ जाएगा। बार्बर और नागार्जुन गुफा की खोज किसने की थी? जे.एच. हैरिंगटन ने की थी। ये इसमें उत्तर आ जाएगा। अब देखो जे.एच. हैरिंगटन आ गए। अगले क्वेश्चन की बात करें 88 नंबर का। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का उल्लेख देवनाम पियदर्शी के रूप में किया गया है? कि किस अभिलेख में अशोक का देवनाम पिया या पियदर्शी के रूप में उल्लेख किया है? रूपनाथ शिलालेख, मास की शिलालेख, बाराबर लेख, बेराट यानी बाबरू। तो 88 में उत्तर क्या जाएगा? रूपानाथ शिलालेख। 88 में क्या आ जाएगा? रूपानाथ शिलालेख इसमें आ जाएगा। किस अभिलेख में अशोक का देवनाम पियदर्शी के रूप में किया है? तो रूपानाथ शिलालेख इसमें उत्तर आ जाएगा 88 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। इधर देखो मोरी स्तंभ और शीर्ष पर के पशु इधर दे रखे है ना, तो इसमें 89 का क्वेश्चन है ये। तो बताओ इसमें क्या आ सकता है? सोचो आप भी, मिलान करिए। इधर देखो बसाड, बखीरा, संकिसा, रामपुरवा, रुमिंदे दे रखा है। इधर देखो आपका वर्षभ, सिंह, गज, अश्व ये दे रखा है। तो मिलाओ इसको, क्या आ जाएगा 89 में? सोच के बताओ आप भी, सोचो इसमें। सोच लिया होगा। अब देखो इसमें जो 89 का जो है आपका ये, इसमें देखो बसाड बखीरा है। ठीक है, तो इसमें देखो ये सी आ जाएगा 2 नंबर। और संकिसा है, संकिसा है वर्षभ बेल का। और रामपुरवा है आपका, देखो दोस्तों ये अपने कहाँ मिला लिए, देखो ये 1 मिनट, देखो ये अपन को यानी बसाड बखीरा। ठीक है ना? ये किससे मिला है आपको? सी से मिला है। और संकिसा है, संकिसा पर जो मिला है वो गज हाथी का मिला है ना। और रामपुरवा है, ठीक है, रामपुरवा में वर्षभ का मिला है, ये ध्यान रखना भाई। रामपुरवा में क्या वर्षभ बेल का मिला है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। और रुमिनदेही में अश्व यानी घोड़े का मिला है। तो अपन क्या मिला है? बसाड बखीरा सी 2 नंबर, ये रहा 2 नंबर। फिर देखो संकिसा, संकिसा अपने गज मतलब हाथी 3 नंबर से मिला है, ये 3 नंबर रहा। रामपुरा मिला है वर्षभ बेल से, है ना, तो अपन 1 नंबर ये रहा। फिर देखो रुमिंदी अश्व से मिले था ना, जो तराई नेपाल के क्षेत्र में है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो 90 नंबर का क्वेश्चन है। अशोक के राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद कलिंग की विजय का शिलालेख 13वां
शाहबाजगढ़ी में उल्लेख किया गया था, कितने वर्ष बाद है शाहबाजगढ़ी में, या 13वां शाहबाजगढ़ी में उल्लेख किया था, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद, बताओ 90 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। 8 वर्ष बाद आ जाएगा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो आप, 91 नंबर का क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक 4 संप्रदायों संघ, ब्राह्मण, आजीविक और निखंड का उल्लेख करता है, ये बताना आपको। शिला प्रज्ञापन 12, स्तंभ प्रज्ञापन 7, शिला प्रज्ञापन 13, स्तंभ प्रज्ञापन 01, बताओ क्या आ जाएगा इसमें। 91 में उत्तर है, तो इसमें आ जाएगा स्तंभ प्रज्ञापन 7। क्या है था, किस अभिलेख में स्तंभन प्रज्ञापन 7 में अशोक के 4 संप्रदायों में संघी, ब्राह्मण, आजीविक और निकंठ का उल्लेख करता है, स्तंभ प्रज्ञापन 7, तो उत्तर आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये लो, ये देखो, अशोक निम्नलिखित अभिलेखों में से इसिला नामक प्राचीन नगर का पता किससे चलता है। इसिला नामक प्राचीन नगर का पता किससे चलता है, मास की शिलालेख से, उदयगोलम से, ब्रह्मगिरी से, सांची शिलालेख से। तो 52 में उत्तर क्या जाएगा, ब्रह्मगिरी से, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी अभिलेखों से इसिला नामक प्राचीन नगर का पता चलता है, ठीक है ना। इसिला नामक प्राचीन नगर का पता किससे चलता है, ब्रह्मगिरी से। तो ये उत्तर सी हो जाएगा इसमें। तो ये मित्रों कितने सवाल थे, ये लगभग आपके 91% ये हल हो गए हैं। अब अपने असिस्टेंट एग्ज़ाम के बाद, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के बाद ही यानी नेट के सारे क्वेश्चन हल करवाएंगे, जो आने वाले सभी मोस्ट क्वेश्चन वो। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करिए ताकि पढ़ने वालों को फ़ायदा हो। यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। धन्यवाद।